जो हमारा टॉपिक है आज सोरियाटिक आर्थराइटिस उसको लेके आया हूँ। तो आयुर्वेद इसके बारे में, एक तो ये कैसा है, एलोपैथी के हिसाब से ऑटो इम्यून डिजीज है, और आयुर्वेद इसके बारे में क्या सोचता है ये मैं बताने के लिए आया हूँ। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं प्रैक्टिस में। तो उनको क्या होता है कि पहले सोरियासिस हुआ रहता है, मतलब एक तरह का कुष्ठ रोग हुआ रहता है, और वह कुष्ठ रोग जाके उसको संधियों में चला जाता है, और फिर वहां पे स्थान संशय कर देता है। जहां जहां पे श्लेषक कफ रहता है वहां वहां वो जाके बैठ जाता है, और मतलब एक तरह का ये कुष्ठ रोग है जो संधिगत कुष्ठ होता है। और इसको ना पॉलीअर्थराइटिस भी बोलते हैं, मतलब वो एक टाइप का है जिसमें सारी संधियां इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो हम लोग पहले ये जो है सोरियाटिक अर्थराइटिस इसके बारे में जानेंगे, और फिर चिकित्सा कैसे करना है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इसके पीछे क्या है वह जानने का कोशिश करेंगे। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस जो रहता है यह इट इज ए पॉलीअर्थराइटिस, मतलब सारे संधियों में, सर्वांग संधि में यह जब सोरियासिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, और उसकी वजह से स्किन में, मतलब सारे त्वचा में और नाखूनों में विशेष रूप से जब सोरियासिस के सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो उसको बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। इस यह जो रहता है इसमें जो आमवात के सिम्टम है वह सारे मैच होते हैं, जैसे अग्निमांद्यता रहेगी, फिर संधियों में सूजन रहेगा, संधियों में शोथ रहेगा, बहुत ज्यादा इंफ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं इसमें, सूजन बहुत रहती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। और दूसरा मेन क्या रहता है कि जैसे वृश्चिक दंशवत वेदना होती है आमवत में, सेम वैसा ही यहाँ भी रहता है। और यह संतर्पण जन्य संधिगतवात और संधियों का कुष्ठ रोग, इस तरह के हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं। मतलब संधियों में कुष्ठ रोग अगर फैल गया संधियों में सारे, तो इसको हम सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। और इसमें ये बताते हैं कि पूरे पॉपुलेशन जो है, दुनिया की पॉपुलेशन है, तो उसमें 7% लोगों को यह होता है, मतलब पूरी दुनिया में 7% इतना इसका प्रिवलेंस है। उसके बाद में जो उंगलियों के जो पर्वों के बीच में भी होती है, वह भी इसी को भी इसके इंक्लूड में इसमें डाल सकते हैं, ये सोरियाटिक अर्थराइटिस है। और इसमें नाखूनों में चेंजेस दिखते हैं, मतलब नेल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो नाखूनों का जो कलर है, नाखूनों का जो वर्ण है, उसका ये जो है हार्डनेस है, वह सब खराब हो जाता है, और टेढ़े मेढ़े नाखून हो जाते हैं, कभी कभी काले काले पड़ जाते हैं, और वहां भी कुष्ठ रोग हो जाता है। उसके बाद में सेकेंडरी टाइप का जो कल मैंने पढ़ा था एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस, वह हो जाता है, मतलब जिसमें वर्टिब्रस जो रहते हैं, रीढ़ की हड्डी, वह सारे चिपक जाते हैं, क्योंकि जो कुष्ठ रोग है उसका जो विस्तार है, स्थान संशय है, वो ये जो है बैकबोन उसकी संधियों का जो अस्थियों का जो संधि है वहां तक चला जाता है। उसके बाद में कभी कभी जब हम वात रक्त देखते हैं, तो बहुत सारे आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं कि वात रक्त और सोरियाटिक अर्थराइटिस यह एक जैसा ही दिखता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुष्ठ रोग ज्यादा रहता है, मतलब कुष्ठ के जितनी संप्राप्ति है, जैसे त्वचा रक्त मांस लसिका, इसकी ये सारे दूष्य उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और संधियों में जाके वह स्थान संशय कर लेता है। लेकिन जब भी वात रक्त रहता है, वात रक्त में वात और रक्त का आवरण रहता है, उसमें वायु और रक्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसमें त्वचा रक्त मांस लसिका इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। फिर सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी हुआ, या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू डिसऑर्डर, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, उनकी जो बीमारियां रहती हैं वह और सोरियाटिक आर्थराइटिस यह एक जैसे ही दिखते हैं। उसके बाद में इसमें और हम लोग देखें तो उत्तान वातरक्त, जो दो तरह का वातरक्त रहता है, एक उत्तान रहता है एक गंभीर रहता है, तो उत्तान वातरक्त के सिम्टम्स इससे मैच होते हैं। लेकिन हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, तो अगर पूरा शरीर में कुष्ठ रोग भी है और वह संधियों में चला गया है तो उसको सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, अगर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है आजकल, मेडिको लीगल टर्म्स इतने लॉज इतने वो हैं, तो पेशेंट के मतलब उसको समाधान मिले, संतुष्टि मिले, इसलिए ना हमें कुछ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेजना चाहिए। तो उसमें हीमोग्राम कराना चाहिए, पूरा ब्लड का जांच कराना चाहिए, फिर टीएलसी कराना चाहिए, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराना चाहिए, ईएसआर कराना चाहिए, क्रेटिनिन कराना चाहिए, फिर एसजीओटी एसजीपीटी लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, फिर एक्सरे कराना चाहिए पेल्विस का, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ऐसे हमें टेस्ट कराना चाहिए। तो हमें ये पता चलेगा कि
सैक्रोइलियाटिस तो है कि नहीं है, फिर हिप जॉइंट का आर्थोपैथी है कि नहीं, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ तक वो फैल चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये जितने भी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है वह करके हमें कंफर्म कराना चाहिए। उसके बाद में अब ट्रीटमेंट क्या करना है, तो इसमें आम पाचन करना है, क्योंकि सोरियासिस जो है या कुष्ठ रोग है जो संधि में चला गया है, तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से इसको डायग्नोज करना है। तो सोरियासिस जो है ना उसको हम लोग कभी एक कुष्ठ करते हैं डायग्नोज, कभी कर्दम कुष्ठ करते हैं, कभी किटिव कुष्ठ करते हैं। तो जैसे सिम्टम मिल रहे हैं वैसे सोरियाटिक अर्थराइटिस को डायग्नोज करना है, और चिकित्सा करने के लिए आम पाचन चिकित्सा करनी है, रक्त प्रसादन औषधियाँ देनी है, और कुष्ठग्न चिकित्सा करनी है। यहाँ पे कुष्ठ की चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। तो जो जो कुष्ठ रोग में चिकित्सा बताइए वह सब यहाँ करना जरूरी है। अब मैं कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ क्वाथ वगैरह बता रहा हूँ कि हमें कैसे करना है। तो इसमें कषाय, शमन कषाय क्या क्या देना है, तो मैं बहुत सारा लिस्ट देता हूँ, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो है अमृतोत्तरम कषायम, 60 ml सुबह, 60 ml शाम को, खाना खाने के बाद देना है। उसके बाद में नवकर्षिका क्वाथम, यह मार्केट में मिलता है, नवकर्षिका क्वाथम, इसको अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर सोनमित्रम कषायम, यह भी मार्केट में मिलता है, साउथ की कंपनियां बनाती हैं। सोनमित्रा कषायम, सोना अमृता कषायम, मतलब उसमें ये रहता है अमृता गुड़ूची ज्यादा रहता है। फिर अश्वत्थ कषायम, मतलब जो पिपल होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसको अश्वत्थ बोलते हैं, और उसका कषाय बना के और हनी के साथ लेना है सुबह शाम। फिर गुगुल तिक्तक कषायम, इसका यूज करना है। उसके बाद में अमृता षडंगम कषायम, उसका यूज करना है। फिर गुडुची आदि कषायम, ये सारे कषाय जो है ना वो 50 ml, एक पल की मात्रा में देना है, 50 ml या 60 ml तक सुबह शाम देना है। फिर महामंजिष्ठादि कषायम, महामंजिष्ठादि कषायम क्यों देना है, क्योंकि वहां पे एक तो वातरक्त जैसे सिम्टम है वह, और फिर कुष्ठ का है, और मतलब हमें रक्त का शोधन करना है, आम का पचन करना है, इसलिए ये सब कषाय बोला है। फिर तिक्तक कषायम देना है, फिर महातिक्तम कषायम देना है, फिर निम्बादि कषायम देना है, फिर अगुरवादी कषायम देना है, आरक वदादि कषायम देना है। यह सब कषाय जो है ना ये सारे सहस्त्र योगम नाम का जो पुस्तक है उस उससे लिया गया है। ये कषायम का यूज जब करते हैं और मार्केट में अवेलेबल है, अगर पेशेंट कषाय ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर कषाय नहीं ले रहे हैं तो हम दूसरा दवाई बता रहे हैं। और शोधन अगर करना है पहले, तो शोधन के लिए क्या करना है, पटोल मुलादि कषायम, उसका यूज करना है। फिर पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम, उसका यूज करना है। पटोल मुलादि कषायम 50 ml सुबह, 50 ml शाम को। फिर पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम, उसका यूज करना है। फिर चूर्ण में क्या करना है, तो षडधरण चूर्ण, एक एक चम्मच सुबह शाम देना है। उसके बाद में गंधक चूर्णम, उसका यूज करना है, सुबह शाम करना है। तो उससे, और गंधक चूर्ण जो है वो 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, यह देने से फिर यह जो संप्राप्ति रहती है वह भंग हो जाती है। उसके बाद में गुट्टिका जो है वह कैशोर गुगुल देना है, दो दो गोली सुबह शाम। फिर अमृता गुगुल देना है, दो दो गोली सुबह शाम। फिर पंचतिक्त घृत गुगुल, यह जब हम देते हैं जो भी सोरियासिस का सिम्टम है वह सारा कम हो जाता है, क्योंकि तिक्त रसात्मक दे रहे हैं। अब वहां पे हमें संप्राप्ति कैसे देखनी है आयुर्वेद की, आयुर्वेद के हिसाब से, तो वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, क्लेद रहता है, धातुओं में शिथिलता रहती है, और त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, इसमें दुष्टि हुई रहती है, तीनों दोष प्रकुपित होके। और फिर और सोरियासिस में आप लोगों को पता है कि स्किन जो रहता है वो स्केली हो जाता है, जिस तरह से भैंस का चमड़ी होता है उतना हार्ड हो जाता है, और फिर खुजली बहुत आती है, और इचिंग होने के बाद स्किन गिर जाता है, स्किन गिर डेड हो जाता है, और स्किन गिर जाता है, फिर वहां फिर रेड रेड हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर हार्ड हो जाता है, और वहां पे डेड सेल ऐसे निकलते जाते हैं, स्केली स्किन हो रहते हैं, मतलब जिस तरह से मछली का स्किन रहता है वैसे स्किन रहते हैं, और ये बहुत तकलीफ कंटिन्यू रहती है। तो एलोपैथी में इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम चिकित्सा क्या करते हैं, तो शोधन चिकित्सा भी करते हैं, तो हम लोग वमन कराते हैं। और वमन कराने के लिए कभी भी सोरियासिस के जो पेशेंट रहते हैं तो उनको ना हम लोग स्नेहन नहीं करते हैं, स्नेह पान कर रहने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हम, क्योंकि बॉडी बॉडी में इतना ज्यादा हीट बढ़ा रहता है, तो हमें डायरेक्ट ही मदन फल और यष्टि मधु का क्वाथ देके और मदन फल पिपली चूर्ण देके उल्टी कराना है, बिना स्वेदन के देना है। अगर स्वेदन दे दिया तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर स्वेदन बिल्कुल भी, स्वेदन वर्ज्य है इसमें। उसके बाद में ये जो दवाइयां हैं, कैशोर गुगुल, कैशोर गुगुल जो रहेगा वो रक्तगत आम का पचन करता है, दो दो गोली सुबह शाम, इसलिए देना है। उसके बाद में अमृता गुगुल, तो गुड़ुचि कटुका तिक्ता स्वादु पका रसायनी संग्रहणी कषायुष्णा लघ्वी बल्यागिनी दीपनी दोषत्राम त्रिधाम मेह काशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्र
कृमिज्वर, क्रिमिन हरित, मतलब ये क्या होता है, गुडुचि जो रहता है वो रसायन रहता है, तिक्त रसात्मक रहता है और धात्वग्नि का वर्धन करता है। तो इसमें पूरी तरह से अच्छा चिकित्सा करता है, इसलिए अमृता गुगुल, और गुगुल है तो वो क्या करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। वहाँ जो भी शोथ है और क्लेद है उन सबको वो ठीक करता है, इसलिए अमृता गुगुल सबसे अच्छा है। फिर कैशोर गुगुल सबसे अच्छा है। उसके बाद में पंचतिक्त घृत गुगुल। पंचतिक्त में क्या होता है, तो पटोल, नीम, कुटज, फिर किरात तिक्त, गुडुचि, ये 5 चीज रहते हैं जो पंचतिक्त बोलते हैं। तो इसको घी में सिद्ध करके और फिर गुगुल, गुगुल कल्पना ऐसे टैबलेट बना दी जाती है। तो पंचतिक्त घृत गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम देना है। उसके बाद में आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसका रोगाधिकार कैसे है, तो कुष्ठ रोगाधिकार बताएं, मतलब भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार के अंदर आती है। तो यकृत का कार्य भी अच्छा करती है, सारकट विभाजन भी अच्छा करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लेद जो भी है शरीर में, एक्स्ट्रा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको वो ठीक कर देती है, सारकट विभाजन करती है और कुष्ठ की संप्राप्ति को अच्छे से भंग कर देती है। और धातु अग्नि को भी अच्छा करती है, आम का पचन करती है, अग्नि अच्छा करती है, कुष्ठ का जो भी इंफ्लेमेशन वगैरह हुआ है वह सबको ठीक कर देती है। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो एक एक गोली या 2-2 गोली सुबह शाम देने से ये सोरियाटिक अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर हमें अर्थराइटिस हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें कुष्ठ की ही चिकित्सा करनी है, क्योंकि प्रधान व्याधि क्या है, स्वतंत्र व्याधि और परतंत्र व्याधि। स्वतंत्र व्याधि क्या है, तो सोरियासिस ही है, मतलब जो कर्दम कुष्ठ बोलते हैं वही है मेन। और जो वह संधियों में चला गया है, मतलब उसकी व्याप्ति इतनी हो गई है कि सारे संधियों में चला गया है। इसके बाद में घृत क्या देना है, अगर हमें मतलब आम का पचन करना है तो तिक्त रसात्मक घृत देना है, तो महातिक्त घृत सबसे अच्छा है। कुष्ठ रोगाधिकार में भी चरक संहिता में भी बताया, भेषज कल्पना, भेषज रत्नावली में भी बताया, सब जगह बताया। तो महातिक्त घृतम बहुत अच्छा है। फिर आरगवद महातिक्त घृतम। आरगवद महातिक्त घृतम मिलता है मार्केट में, साउथ की कंपनियां बनाती हैं। तो वह क्या करता है कि स्तंसन कार्य करके पेट भी साफ करता है, और महातिक्त घृत भी रहता है उसमें। तो वह क्या करता है, कुष्ठ की संप्राप्ति को अच्छा करता है, स्नेहन करके अग्नि दीपन करता है, और दूसरा क्या करता है कि शमन करता है और दोषों को ना अच्छे से निकालता है शरीर से। इसलिए महातिक्त घृतम बताया है, बहुत अच्छा है। फिर वज्र घृतम एक बताया है, कुष्ठ रोगाधिकार में बताया है। वज्र घृतम जो रहता है इतना अच्छा है, वज्र घृतम वाग्भट संहिता में भी बताया है। तो उसका यूज करते हैं ना, वाग्भट संहिता और सहस्त्र योगम नाम का जो पुस्तक है उसमें बताया है। और यह मार्केट में मिलता है, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, मतलब 3-4 चम्मच अगर दिया जाए, पेशेंट को कैसा साथ में उसके हिसाब से। तो जितने भी घृत कल्पनाएं हैं वह 3-4 चम्मच दें सुबह और शाम, पेशेंट उतना पचा लेता है, उसकी अग्नि के हिसाब से देना है, तो उससे बहुत फायदा हो जाता है। उसके बाद में लेहम क्या देना है, और इसमें ना डायरेक्ट तेल का स्नेहपान वर्ज्य करना है। तेल से क्या होता है कि वो अभिसंधि रहता है, और तेल से क्या रहता है कि संप्राप्ति और बढ़ जाती है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो यहाँ तेल का पान कराएं, तेल का पान कराने से और वो बीमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि वहां पे कभी भी सिद्ध तेल कभी भी नहीं देना है। और क्या रहता है कि इंदुकांत जो घृत रहता है, इंदुकांत घृत मार्केट में मिलता है, वह आम पाचन करता है लेकिन वह कभी भी रक्त प्रसादन नहीं करता। तो इसलिए हमें ऐसा दवाई नहीं सेलेक्ट करना है कि केवल आम का पचन कर रहा है और रक्त प्रसादन नहीं कर रहा। हमें ऐसी दवाइयां सेलेक्ट करनी है जो रक्त का भी प्रसादन करे, रक्त की शुद्धि भी करे, कुष्ठ को भी नष्ट करे और आम का भी पचन करे। तो इंदुकांत घृतम जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, केवल वो आम का पचन करते हैं, रक्त प्रसादन नहीं करते। बाकी जो मैंने दवाइयां बताई, जैसे आरवगत महातिक्त घृतम है, महातिक्त घृतम है, गुगुल तिक्त घृतम है, वज्र घृतम है, ये रक्त का प्रसादन करती है, त्वचा के लिए बहुत अच्छी रहती है, कुष्ठ की संप्राप्ति को भंग करती है, आम का भी पचन करती है, स्त्रोतस की भी शुद्धि करती है। इसीलिए ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है। उसके बाद में लेहम अगर देखा जाए तो मधुस्नुही लेहम जो है वह 2-2 चम्मच सुबह शाम देना है। तो मधुस्नुही लेहम से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मणिभद्र लेहम, मणिभद्र लेहम जो रहता है वह पेट साफ करता है, मतलब विरेचन जैसा रहता है, और कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में आदित्य रसायनम, आदित्य रसायनम जो रहता है वो बहुत अच्छा उसमें काम करता है। उसके बाद में आसावरिष्ट अगर देते हैं तो खदीरारिष्टम जो रहता है वो एक एक पल, सॉरी, आधा आधा पल, मतलब 20 ml सुबह, 20 ml शाम को। खदीरारिष्ट जो रहते हैं वो कुष्ठग्न भी रहते हैं, तो खदीरारिष्टम देना है। निम्ब अमृता, निम्ब अमृता अरिष्टम ऐसा आता है, मतलब जिसमें नीम रहता है और गुड़ुचि रहता है, उससे बनाया हुआ अरिष्ट आता है, और आसव भी आता है। निम्ब अमृता आसवम भी आता है, निम्ब अमृता अरिष्टम भी आता है, या आप लोग घर में भी बना सकते हैं। उसके बाद में पटोल आसवम,
पटोल आसव हम उसमें पटोल रहता है और उससे आसव बनाया रहता है, तो वह 20 ml सुबह 20 ml शाम को वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में गंधक भस्म, गंधक रसायन, यह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर जो लोग कफ प्रकृति के हैं और वात प्रकृति के हैं, उनको भल्लातक शीर पाक कर दिया जाए तो कुष्ठग्न रहता है। पित्त प्रकृति वालों को भल्लातक नहीं देना है, नहीं तो भल्लातक देने से और दाह और पाक हो जाएगा। और जो पित्तज कुष्ठ है, मतलब अगर हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस देख रहे हैं तो औदुंबर कुष्ठ ऐसे सिम्टम है और जो जॉइंट्स में फैल गया है, तो उसमें औदुंबर कुष्ठ में कभी भी भल्लातक नहीं देना है, गर्म दवाइयां नहीं देनी है, नहीं तो वो और बढ़ जाएगा। आजकल क्या है ना कि ट्रेंड है कि जैसे गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनको क्या करना होता है कि दवाइयां लिखनी होती है, तो वो लोग ना हर पेशेंट को चित्रकाती वट्टी देते हैं। यह गलत है, क्योंकि पित्त प्रकृति वालों को अगर चित्रकाती वट्टी दिया तो उनको रैशेस आने लगते हैं, मुंह में छाले आने लगते हैं। हर पेशेंट को चित्रकाती वट्टी, भल्लातक ये सब नहीं देना चाहिए हमें, इसलिए प्रकृति परीक्षण करके, क्योंकि पित्त प्रकृति वालों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। फिर स्वेदन देना है, तो क्या होता है कि जब कुष्ठ की संप्राप्ति अच्छे से ठीक हो रही है और केवल ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो संप्राप्ति भंग होके केवल ज्वाइंट में पेन हो रहा है, तो नाड़ी स्वेदन दे सकते हैं। वाष्प स्वेदन, मतलब जो स्टीम बॉक्स का जो स्वेदन होता है उसमें हम लोग पेशेंट को लिटा के वह दे सकते हैं। फिर वमन देना है इसमें, जैसे जैसे कंडीशन आएंगी कि शरीर में पेशेंट एकदम ठीक हो रहा है, तो वमन करा के दोषों को निकालना चाहिए। लेकिन यह ज्यादातर सोरियाटिक अर्थराइटिस में नहीं किया जाता है, शमन चिकित्सा से ही पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। फिर उसमें हमें विरेचन देना है, तो निम्ब पत्र एरंड तेलम, मतलब एरंड तेल जो निम्ब पत्र से सिद्ध किया हुआ है, ऐसा अगर देंगे, मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ एरंड तेल, वह अगर पिलाते हैं तो 25 ml सफिशियंट होता है, उससे बहुत अच्छे से विरेचन हो जाता है। आप लोग को ना केवल विरेचन के लिए एक दवाइयां नहीं सेलेक्ट करके रखना है कि बस त्रिवित हम दे रहे हैं या अभ्याधि मोदक दे रहे हैं या सुख विरेचक वट्टी, पेट सफा, त्रिफला चूर्ण। हमें ना अलग अलग, हमारे पास ऐसी दवाइयां होनी चाहिए हमारे क्लिनिक में, बहुकल्पम, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, संपन्नम गुण औषध, ऐसा जो गुण बताए औषधियों का, बहुत सारी दवाइयां हमारे पास रहनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे तिक्त रसात्मक द्रव्यों की जरूरत है, इसलिए तिक्त रसात्मक ये विरेचन के द्रव्यों का यूज करना है। फिर कल्याणक गुणम जो है वह जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मणिभद्र लेहम देते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। त्रिवित लेहम देते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। फिर हृदय विरेचन देते हैं, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर पिजिचिल आता है, कुछ कुछ तेल ऐसे आते हैं जिसमें घी भी रहता है और तेल भी रहता है, उसको पिजिचिल कल्पना बोलते हैं। साउथ में मिलता है यह सारी दवाइयाँ। तो उसमें पिजिचिल में क्या करना है, और उसमें कैसे मसाज टाइप किया जाता है, पिजिचिल जो किया जाता है, तो उसमें पिंड तेलम, मुरीवेणा तेलम, फिर वेतल पलाई तेलम, बलागुडुच्चादि तेलम, एलादि केरम। केरम जो रहता है ना, वह कोकोनट ऑयल में जो बनाया जाता है उसको एलादि केरम बोलते हैं, तेल नहीं बोलते हैं। फिर नल नल्प मृदादि तेलम, फिर दुर्वादि तेलम, दुर्दुर पत्रादि तेलम। यह तेलों से हमें ना वहां पे मसाज टाइप करना है, तो उसको पिजिचिल चिकित्सा बोलते हैं, वह करना है। उसके बाद में बस्ती क्या देना है, तो अनुवासन बस्ती देना है, तो धनवंतर तेल का बस्ती दे दीजिए। नीरू बस्ती में पंचतिक्त का बस्ती दे दीजिए, या फिर कुष्ठग्नगण, कंडुग्नगण, वर्णगण, उदर्द प्रश्मनगण। यह सारी दवाइयां जो है ना, वह सारे स्किन पे जाती हैं। कंडुग्नगण और कुष्ठग्नगण मिक्स करके और काढ़ा बना के उसका नीरू बस्ती देंगे, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर पंचतिक्त जो रहता है बस्ती, वह हम लोग पंचतिक्त का दे सकते हैं, या फिर बलागुडुच आदि तेल जो रहता है, या अमृत आदि तेल रहता है, उसको कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती का जो प्रोटोकॉल रहता है, मतलब 1 महीने का बस्ती या 15 दिन का बस्ती या 8 दिन का बस्ती, उसके साथ हम लोग करके डिसाइड करके, और पेशेंट कितना टाइम दे सकते हैं उसके हिसाब से और पेशेंट की अवस्था देख के हम लोग ऐसा देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। नस से देना है तो इसमें तुवरक तेल का 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में डाल के हम लोग दे सकते हैं, या यष्टि मधु तेल का हम लोग नस से दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसमें जलौका व चारण करना है, सोरियाटिक अर्थराइटिस में जलौका व चारण करने से बहुत फायदा होता है। दूषित रक्त तो अगर हमने निकाल दिया तो क्या होगा कि दुष्टि सारी निकल जाएगी, नया रक्त आएगा तो वो हीलिंग जल्दी करेगा, इसलिए जलौका व चारण करना है। प्रच्छान कर्म करना है। प्रच्छान कर्म आप लोग को पता है, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि वहां पे जो यंत्र होता है कुठारी का वगैरह, उससे ना ऐसे छील देते हैं तो गंदा खून निकल जाता है। और डेड सेल में भी जो हम लोग पहचान करते हैं, तो फिर वो हीलिंग जल्दी हो जाता है। और जलौका लगाना है, जोंक लगाना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर इससे क्या होता है कि उपशय अनुपशय देखा जाता है कि ये सारी चिकित्सा देखी
तो हम लोग क्लिनिशियन हैं, मतलब हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, तो हमें ना 100% रिजल्ट आता है। थोड़ा ये तुच्छ साध्य व्याधि है, क्योंकि पेशेंट को खाने पीने का बहुत परहेज वो होता है कि ज्यादा नमक नहीं खाना। अगर नमक खा रहा है वो पेशेंट, तो हम बोलते हैं कि हरितकी का चूर्ण रात को ले लीजिए, क्योंकि हरितकी में 5 रस रहते हैं लवण छोड़ के। तो हरितकी का चूर्ण देते हैं तो वो कॉम्पनसेट कर देता है, 6 रस हो जाते हैं, तो अपने आप उससे प्रोग्नोसिस हो जाता है। फिर बाद में क्या रहते हैं कि पिंड तेल, एलादी तेल से ना हम लोग धारा भी देते हैं पूरा शरीर में, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो मेरे पास अभी क्या है, लॉकडाउन है तो थोड़ा पेशेंट कम आ रहे हैं हमारे पास, पंचकर्म के, शमन चिकित्सा के ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे असली में सब कुछ दिखाना है आप लोगों को लाइव। उसके बाद में बहुत ज्यादा ऐसे दाने दाने टाइप रहेंगे सोरियाटिक अर्थराइटिस में, और उसमें खुजली बहुत रहती है। तो कंडुकनगण का सिद्ध तेल दे दिया, या कंडुकनगण पीने के लिए दे दिया, या कंडुकनगण का लेप लगा दिया, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और प्रच्छान कर्म करते हैं, जलौकावचारण करते हैं, उससे फायदा हो जाता है। इसके साथ में और क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, तो वृहत हृदराखंड दे सकते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी दे सकते हैं, गंधक रसायन दे सकते हैं, फिर गंधक द्रुति दे सकते हैं, फिर रस माणिक्य जो रहता है हरताल भस्म का, उसको कम मात्रा में एक एक चुटकी देने, ज्यादा देने से वॉमिटिंग जैसा आता है, वह दे सकते हैं। फिर अमृता गुगुल दे सकते हैं, कैशोर गुगुल दे सकते हैं, त्रिफला गुगुल दे सकते हैं, सप्तविंशति गुगुल दे सकते हैं, क्योंकि सप्तविंशति गुगुल जो है ना, उसका अधिकार है कि वो स्किन को भी ठीक करता है, मतलब कुष्ठ की भी जितना भी संप्राप्ति है उसको भंग करता है, और ज्वाइंट पेन में भी काम करता है। तो सप्तविंशति गुगुल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर अमृतादि गुगुल मैंने बता दिया, वो काम करता है। महामंजिष्ठादि क्वाथ अच्छा काम करता है। फिर हमदर्द का एक साफी सिरप आता है, वह बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन साफी का एक साइड इफेक्ट होता है, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में साफी दिया, जैसे कुछ लोग रहते हैं वो 5-5 चम्मच साफी ले रहे होते हैं, तो 3 महीना के बाद अगर साफी दिया ना, तो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, मतलब वो मैथुन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें नीम रहता है। तो ज्यादा अगर साफी गया, शरीर बहुत ज्यादा तिक्त हो गया, तो उनको ना स्पर्म मोटिलिटी और सेक्सुअली वो वीक हो जाते हैं। तो साफी जो है वो मैक्सिमम 3 महीना देना चाहिए, और उसके बाद फिर एक ब्रेक लीजिए 10-15 दिन का, उसके बाद फिर साफी यूज कर सकते हैं, वह यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में महातिक्तघृत, फिर पंच तिक्तघृत, गुगुल तिक्तघृत, यह सब जब देते हैं, तिक्त रसात्मक घृत, वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंदुकांत घृत भी है, आम पाचन करता है, लेकिन रक्त का प्रसादन नहीं करता, रक्त तो इसलिए वह नहीं देना है। रक्त का प्रसादन करने के लिए रस और रक्त और मांस, यह अच्छा करने के लिए हम लोग रस पाचक दे सकते हैं, रक्त पाचक दे सकते हैं, मांस पाचक दे सकते हैं, अस्थि मज्जा पाचक दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ज्वाइंट पेन वगैरह सब ठीक होने लगता है। उसके बाद में जब सोरियासिस, जो उत्तान जो भी है, उत्तान वात की भी संप्राप्ति हो रही है, तो इसलिए तिक्त रसात्मक ज्यादा दे रहे हैं, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य दे रहे हैं। तो जब पूरा स्किन अच्छा होने लग रहा है, पेन कम होने लगता है, तब हमें बस्ती की तरफ जाना है। शुरुआत में ही अगर हमने बस्ती शुरू कर दिया शुरुआत में, और आम संचिति है, तो वह बीमारी और बढ़ जाएगी, संप्राप्ति और बढ़ जाएगी। अब इसमें खाने पीने का क्या परहेज है, तो इसमें ना अभिसंधि पदार्थ है, जैसे फ्रूट सैलेड है, मिक्स फ्रूट सैलेड, एक साथ सारे फ्रूट्स कट करके और उसमें दूध डाल के और वो खाने के लिए दे रहे हैं, वह बहुत बेकार है, इससे वो और बढ़ जाता है। फिर विरुद्ध धन्य नहीं देना है उनको, जैसे दूध और मछली, पनीर की सब्जी बिल्कुल भी नहीं देना है, और केला नहीं देना है, केला जो रहता है वो अभिसंधि रहता है। दूध और नॉनवेज, दूध और नमक, यह जितने भी वीर विरुद्ध संयोग विरुद्ध विरुद्ध अन्न है, वह बिल्कुल नहीं देना है। फिर बाहर का चटपटा खाना, होटल का खाना बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद में नमक ज्यादा, वह भी एकदम बंद करना है, नमक हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाना है। फिर दही का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना है। और उसके बाद में दही और दूध के पदार्थ जितने हैं सब बंद कर देना है। पेशेंट को खाने के लिए घी देना है, मतलब गाय के घी में बना के वो लोग खाएं। तेल मिर्ची मसाला पूरी तरह से बंद कर देना है। फिर जो सूखा धान्य होता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, बाजरी हो गया, फिर साबूदाना हो गया, फिर ये हो गया, दालें हो गई सारी, जितनी दालें रहती है ना, वो अम्ल विपाकी रहती है और वातवर्धक रहती है। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस में अगर हमने दाल दिया, दाल पेशेंट कंटिन्यू खा रहे हैं, तो उसके ना ज्वाइंट पेन और बढ़ जाता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, सुआ हो गया, धनिया हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पूरी तरह से बंद करना है। फिर जो सैलेड होता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ककड़ी, खीरा, ये पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि इससे ना वो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जो ये हो गया
क्या बोलते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, जो पानी ज्यादा रखता है ना, वो सारे पदार्थ जब जाते हैं तो अभिसंधि होते हैं। और भैंस का दूध हो गया, या बंद करना है, गाय का दूध देना है या बकरी का दूध देना है, तो अभिसंधि चीजें जितनी जाएंगी वो बॉडी में पानी पानी जमा करती हैं। नमक हो गया, वो सब क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे तरबूज खरबूज भी हो गया ना, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो पूरा बॉडी में क्लेद क्लेद, हमें तो क्लेद को कम करना है, शिथिलता को ठीक करना है, अग्नि को अच्छा करना है। तो इसीलिए इस सब चीजों को बंद करना है। उसके बाद में हमें ना पेशेंट को ना अति मैथुन वह करना बंद करवाना है। मतलब उनको बोलना है कि ब्रह्मचर्य पालन करिए, 3 महीना से 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करना है। शुक्र धातु का रक्षण करना है। क्यों करना है? क्योंकि शुक्र धातु जो है वह केवल रिप्रोडक्शन के लिए ही काम नहीं आता। हमारे शरीर में जब शुक्र धातु रहता है तो वो रीजनरेट करता है, नए नए सेल बनाता है। तो पेशेंट ना जल्दी रिकवरी करता है। इसलिए ना ब्रह्मचर्य जितना पालन करेगा, मन को शांत रखेगा, उतना जल्दी रिकवरी होती है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि हमें ना ये लगाना होता है, पेशेंट को बहुत खुजली आ रही होती है, तो वो बोलते हैं कि हमें क्रीम दीजिए या तेल दीजिए। तो जो कुष्ठग्न गण का जो तेल है, जैसे नीम का तेल है, करंज का तेल है, विड़ंग का तेल है, कृमिघ्न दवाइयां भी दे सकते हैं। विड़ंग का तेल है, करंज का तेल है, या कुटज का तेल है, वह तेल अगर हम लगाते हैं तो सोरेटिक अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। गंधक द्रुति है, गंधक द्रुति आप लोग को पता है कि एक कपड़े में गंधक लगा के और फिर ऐसे जलाते हैं, और जो जो टप टिप गिरता है जलते हुए कपड़े का, वह भाग को इकट्ठा कर लेते हैं, वह गंधक द्रुति होती है। वह स्किन पे लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में और जब दवाइयाँ जो है ना, ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 1.5 लाख दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर मैं पूरा बताऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। क्योंकि ना रस माणिक्य का बहुत अच्छा फायदा होता है, ताप्यादि लौह का बहुत अच्छा फायदा होता है, चंद्रकला रस। फिर ना युक्ति पूर्वक हम लोग, अगर पित्त की संप्राप्ति बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग कामदुधा देते हैं। कामदुधा रस या प्रवाल पंचामृत या सुध शेखर रस, वह देते हैं ना, तो पित्त अपने आप कम होता है और वह जल्दी रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका अनुपान जो देना है, वह हमको महातिक्त घृत के साथ सुचेकर रस देते हैं, उससे फायदा होता है। या आरोग्य वर्धिनी वटी देते हैं तो महातिक्त घृत के साथ या महामंजिष्ठादिक वात के साथ अनुपान बदल बदल के हम लोग देते हैं। तो यह पेशेंट जो रहते हैं ना, वो पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। इनको ठीक होने में मिनिमम 3 महीना लगता है। अगर एक्यूट फेज में है तो 3 महीने में ठीक होते हैं। क्रॉनिक फेज में है तो 9 महीना लगता है, 9 से 1.5 साल। अब वो पेशेंट बोलेंगे कि 9 महीना क्यों लगता है, तो उनको बोलिए कि जब गर्भावस्था में बच्चा रहता है तो उसको 9 महीने लगते हैं पूरा बच्चा बनने में। तो इसी तरह से हम लोग नया स्किन बना रहे हैं, पूरा शरीर का कायाकल्प कर रहे हैं। इसलिए आप हमें 9 महीना दीजिए। आप बिल्कुल भी शोर मत मचाइए कि फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। टाइम दीजिए। क्योंकि दोष दुष्य समूर्छना होके संप्राप्ति बनने में इतने साल लगते हैं। तो ठीक होने के लिए हमें टाइम देना है। हमें वह परहेज पालेंगे, पूरा शरीर का ना नया नया सेल बनेगा, नया नया जॉइंट्स के सेल्स बनेंगे, ऑस्टियोजेनेसिस होगा, स्किन नए नए बनेंगे। तो उससे ना थोड़ा टाइम लगता है और इस तरह से वो ठीक हो जाता है। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर है तो कृपया पूछिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चन। एक पेशेंट, उनके स्ट्रेट लंबर स्पाइन है। हाँ, मंजीत सोनावने जी, उनको आप एक बार चेक करवा लीजिए मंजीत जी, कि उनको एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। अगर फ्यूजन हो गया है तो फिर जो मैंने कल एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट बताया था वो आप दे सकते हैं। कुसुम पांडे जी का क्वेश्चन है कि सेकुलराइजेशन ऑफ L5 हो गया है तो क्या करें। तो इसमें आप ना इसमें ये देखिए कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है क्या, या फिर हर्निएशन हो गया क्या, या कॉम्प्रेशन हो रहा है क्या। उसके साथ में एसोसिएटेड का सिम्टम है। और फिर उसके बाद में आम पाचन करना है, वायु का अनुलोमन करना है, स्नेहन देना है, बस्ती देना है, यापना बस्ती देना है, रसायन कर्म करना है। ऐसे कुसुम पांडे जी देंगी ना, तो आपके पेशेंट को पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगा। आप ना मुझे ये केस थोड़ा अच्छे से बताइएगा, रिपोर्ट्स के साथ मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। उसके बाद में संसर्जन का हम शुरू केला 7 डेज, बाह्य स्नेहन एंड पंडपित्र पुटली स्वेदन शुरू किया। जी, आप मराठी में लिख रहे हैं, मुझे यहाँ हिंदी में बताना है। तो संसर्जन कम किया है आपने, स्नेहन पंत्र, ये बहुत अच्छा काम किया है, आप करिए। नहीं, ये जब आप संसर्जन क्रम वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद में आपको बस्ती की जरूरत है कि नहीं, फिर वहां पे गूगल कल्प देना है कि नहीं, वह सब देखिए और फिर डिसाइड करिए। मंजीत सुनावने, दूसरा पेशेंट टिनिटस आहे,
टिनिटस है ना, तो कर्णनाद कर्ण श्वेद है। वह पहले डायग्नोस करे कर्णनाद हो रहा है कि कर्ण श्वेद हो रहा है, और उसके बाद में उसमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ की नहीं, अपान वायु की विकृति है कि नहीं। अगर अपान वायु की विकृति है तो उनको वातानुलोमन दीपन पाचन दवाइयाँ दीजिए। और कान में श्री बिल्व तेल डालिए, या पंचेंद्र वर्धन तेल डालिए, क्षीर वाला तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए। ऐसे दवाइयाँ जब डालेंगे तो टिनिटस जो है वो पूरी तरह से ठीक होता है। 40-50 दिन तक उनको बुलाइए, या उनको घर में बोल दीजिए वो करें, तो फायदा हो जाता है। मंजीत जी, आज का टॉपिक सोरियाटिक अर्थराइटिस है। मंजीत जी पूछ रहे हैं कि कृपया शंका दूर कीजिए। मैंने बता दिया अभी, मैंने बता दिया। डॉक्टर जॉली जी का क्वेश्चन है कि पीसीओएस और डीयूबी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, उसमें। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू। कुसुम पांडे जी बता रहे हैं कि धातु पाचक में क्या देना है। अ, तो इसमें धातु पाचक में अस्थि मज्जा पाचक जो रहता है, आप नहीं तो ऐसा मत करिए कि क्या धातु पाचक देना है। रस धातु अगर अच्छा करेंगे, सेक्युलराइजेशन ऑफ L5 जो है कुसुम पांडे जी का, तो वो पेशेंट का, तो उसमें रस पाचक से शुरू करें तो अच्छा रस धातु बनेगा। तो हमारे जो गुरु जी हैं वो बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट में क्या करना है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, सारे पाचक का मिक्स करके और वह दे देंगे, तो रस धातु भी अच्छा बनेगा, रक्त धातु भी अच्छा बनेगा, मांस में अस्थि मज्जा सब अच्छा बनेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद जी पूछ रहे हैं कि 25 वर्ष मेल है, प्रकृति कफ वात है, क्रूर कोष्ठ है, अग्नि उत्तम है, और मंडल किटिप कुष्ठ है, कफ वात रक्त दुष्टि है, शोधन कर चुके हैं, वमन मध्य हुआ, विरेचन उत्तम हुआ, अब बस्ती आरंभ करना है, तो कौन सी बस्ती उत्तम रहेगी। तो आप या तो मुस्तादी यापन बस्ती दे दीजिए डॉक्टर मोहम्मद जी, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। या फिर कुष्ठग्न गण का क्वात का बस्ती दे दीजिए, या वर्ण गण का दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। औषधि योग फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन तो पूरा चरक संहिता ही है। आप चरक चिकित्सा में कुष्ठ रोग चिकित्सा है, उसमें से द्रव्य निकालिए अपने मर्जी से जो जो अवेलेबल है, और उसका काढ़ा बना के उसका बस्ती दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और ये उत्तम कषाय तो कुष्ठग्न गण है, सबसे बेस्ट बताए। कुष्ठग्न गण है, फिर वर्ण गण है, कंडुग्न गण है, यह सब जब देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। शैलेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड को नेजल पॉलिप है, क्या दे सकते हैं। मोशन डेली नहीं आते और फादर को भी नेजल पॉलिप है, तो इसमें ना अर्श, नेजल पॉलिप है ना, तो इसको हम अर्श बोलते हैं। नासार्श, चरक संहिता में बताया है कि जैसे गुदगत अर्श होता है उसी तरह से वहां भी अर्श होता है। तो अर्श की चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, दीपन पाचन वातानुलोमन, यह चिकित्सा देते हैं। तो आप दीपन पाचन और वातानुलोमन और अर्शोग्न चिकित्सा दीजिए। अर्शोग्न चिकित्सा में क्या दे सकते हैं, तो अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, उसके बाद में सूरन बटक, वह दे सकते हैं। और नस्य देना है तो नवसादर और चूना जो रहता है लाइम, उसको मिक्स करके और उसका नस्य दीजिए, तो नेजल पोलिप जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है। और दीपन पाचन अनुलोमन यह जरूर दीजिए। अग्नि बढ़ाना है, अगर पॉसिबल है तो इनको वमन दे दीजिए और विरेचन दे दीजिए, तो और ज्यादा शुद्धि होके फिर वो जल्दी रिकवरी हो जाएगा। और इसमें कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस पर ध्यान देना है, तो हमें स्नेह विरेचन देना है। मतलब इंटेस्टाइन जो है ना, या तो आप अनुवासन वस्ती दे दीजिए, मतलब इंटेस्टाइन जो होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए। जब वह होगा ना तो शैलेश गुप्ता जी, ये पेशेंट ठीक हो जाएंगे, उनके पिताजी भी ठीक हो जाएंगे और बच्चा भी ठीक हो जाएगा। वजाइनल इचिंग का गरिमा गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि वजाइनल इचिंग का ट्रीटमेंट। वजाइनल इचिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इचिंग जो रहती है, कंडू जो रहता है वो कफ की संप्राप्ति की वजह से होता है। वहां पे क्लेद बहुत होता है, और उसमें वजाइनल एरिया में आप देखिए कि वर्म्स तो नहीं है, छोटे छोटे जंतु तो नहीं है, वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एक तो पहले वहां क्या करना है कि योनि धावन करना है। त्रिफला काढ़ा, सिंपल सिंपल है बता रहा हूँ, त्रिफला काढ़ा बना के, और सॉरी, उससे ना पूरी तरह से वहां पे वजाइना के एरिया में क्लीन करना है, हाइजीनिक पूरा रखना है। और उसके बाद में ईचिंग तब भी हो रहा है ना, तो बोलिए कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सिंपल सिंपल सरसों का तेल वहां वजाइना के एरिया में लगा दें, क्योंकि कंडुकनगढ़ में आता है ये जो सरसों का तेल है, उससे ईचिंग तुरंत ठीक हो जाता है। और क्या दे सकते हैं, तो वहां पे पिचू रखना है। तो पिचू किसका रखना है, तो शद्ध का पिचू रखना है, या कंडुकनगढ़ से सिद्ध किया हुआ, जैसे नीम तेल हो गया, नीम का तेल सिद्ध करिए, या नीम का आप ये लेके आइए पत्तों का स्वरस या कल्क बना के वहां पे लगा दीजिए, उससे इचिंग बंद हो जाएगा। इंटरनल मेडिसिन में क्या दे सकते हैं, तो गंधक रसायन दे सकते हैं, फिर ये दे सकते हैं, महातिक्तघृत दे सकते हैं,
हमें तिक्त रसात्मक जितनी भी दवाएं हैं, गूगल तिक्त घृतम दे सकते हैं, पंच तिक्त घृत गूगल दे सकते हैं, उससे इचिंग बंद हो जाता है। वहां पे स्नेहन होना चाहिए और कफ निकालना है वहां पे, क्लेद नहीं रहना चाहिए। तो वो सब देने, सरसों का तेल तो सबसे बेस्ट है, या करंज तेल है, नीम तेल है, वह अगर गरिमा गुप्ता जी वहां लगाएंगे ना वजाना के एरिया में, पूरा ठीक हो जाएगा। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सभी प्रकार के दालें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल बंद करने के बाद कौन कौन से सब्जियां दे सकते हैं। तो जो सब्जियां रहती है ना, जैसे लौकी, भिंडी, इसको मराठी में फल भाजी बोलते हैं। जो फल जैसे सब्जियां रहते हैं, जैसे लौकी, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी किसी किसी के लिए साथ में नहीं रहता। फिर टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब दे सकते हैं। फिर भिंडी दे सकते हैं, परवल दे सकते हैं। अ, ये सारे दिन है, लेकिन लीफी वेजिटेबल बंद करना है उनको। और अगर नॉनवेज देना है तो घी में बनाया हुआ नॉनवेज दीजिए, तो उससे ना वायु का प्रकोप नहीं होता है। जो नॉनवेज रहता है ना, जैसे मटन सूप रहता है, चिकन बोन पीस सूप रहता है, वह देने से वायु का शमन होता है। उसमें तेल मिर्ची मसाला नहीं डालना है, केवल घी में वो बना देना है, घी का तड़का देना है, और नमक और जीरा अजवाइन ऐसी नॉर्मल नॉर्मल चीजें देनी है, ज्यादा तीखा नहीं बना के देना है। रोहित कपिल शर्मा जी बोल रहे हैं एकेटी कमांड दे सकते हैं। जी, अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, यह जब देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हर तरह का इन्फ्लेमेशन है, इचिंग है, खुजली हो रहा है, स्किन का प्रॉब्लम है, अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, एकेटी दे के देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मंजीत जी बोल रहे हैं कि एक्सरे में सिर्फ स्ट्रेट लंबर स्पाइन है, तो इसमें स्ट्रेट लंबर स्पाइन है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसमें हम बस्ती दे देके उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। और इंटरनल दवाई बस्ती में क्या दे सकते हैं, तो मात्रा बस्ती दीजिए, शीर वाला तेल का, या धानवंतर तेल, बला अश्वगंधादी लाक्षादी तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, फिर मुरीवणा तेल, कोट्टम चुक्क्यादी तेल, लाक्षादी तेल, ये तेल एक चूज करिए और उनको बस्ती दीजिए। ऐसा आप 3 महीना करेंगे ना, तो उनका जो स्ट्रेट हो गया लंबर स्पाइन, वो सॉफ्ट हो जाएगा और बेंड होने लगेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। और इंटरनल मेडिसिन में नरसिंह रसायन, या गूगल तिक्त घृतम, जीवने घृतम, महातिक्त घृतम, यह सारे घृत देंगे ना, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। रूपाली जी का क्वेश्चन है, सोरेटिक अर्थराइटिस में ईचिंग और ज्वाइंट स्वेलिंग अलग अलग स्थान पे हो सकता है क्या? जी, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो ईचिंग और ज्वाइंट स्वेलिंग एक जगह ही होती है। जहां जहां कुष्ठ रोग होगा और कुष्ठ की व्याप्ति संधियों में होगी, वहां वहां पे ईचिंग भी होगा, स्वेलिंग भी होगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, पूरे बॉडी में उनको छोटे छोटे जो हाथों की उंगलियां हैं, और कान के भी जो जॉइंट है, नाक के जॉइंट है, हर जॉइंट में उनको सोरेटिक अर्थराइटिस हो गया था। और तो फिर मैंने ये कुष्ठज्ञ चिकित्सा किया। एलोपैथी में तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, स्टेरॉइड्स डिपेंडेंट कर दिया था उनको, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन वो पेशेंट ठीक ही नहीं होते। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा मैंने दिया वैसे पेशेंट को, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए। और दूसरा क्या है कि जब जैसे जैसे अर्थराइटिस ठीक होते जाता है, तो वह पेशेंट जो रहता है उनका मूवमेंट अच्छा होने लगता है, पेन कम होने लगता है, इचिंग कम होने लगता है। और उसके बाद में पेशेंट ठीक होने के बाद भी अपथ्य का सेवन न करे। अपथ्य में दिवा स्वाप, रात्रि जागरण, फिर उसके बाद में अति मैथुन करना, यह सारा जो है अपथ्य, मद्य का सेवन करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये सब एकदम बंद कर देना है। क्योंकि जितना वो अपने शरीर को स्वस्थ, अभी उनको यह बता दिया करिए कि जन्म और मृत्यु तो सबका होता है, इन संसार में जो आया है उसकी जन्म हो रही है और मृत्यु हो रही है। तो और सबको जो ये दिया है, आयुष्य दिया है, वह एकदम पर्टिकुलर दिया है कि इतने दिन तक जीना है। तो इसी जिंदगी को हम तड़प तड़प के जीना चाहते हैं कि सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, यह पेशेंट को हम बोल देना है। तो अगर आपको सुख पूर्वक जीना है कि काया में, अपने शरीर में कोई रोग न रहे, कोई दुख न रहे, तो हमें यह नियम पालना है। अगर आप नियम पालेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा, तो आप लोग अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, मिथ्याहार विहार करेंगे, तो आपको वो उस टाइम के लिए तो फायदा करेगा, लेकिन शरीर में वो नुकसान दे रहा है। इस तरह से उनको काउंसलिंग करना चाहिए। पेशेंट हमारी बात मान जाते हैं। अगर वो पूरी तरह से 100% परहेज नहीं पाल सकते, तब भी उनको ऐसे डांटना नहीं है, हमें उनको प्यार से बोलना है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर जितना आपसे पॉसिबल है उतना करिए। जब वो पेशेंट देखता है कि उसको अच्छा फायदा हो रहा है, तो वो कोशिश करता है। अगर पेशेंट आखिर है तो इंसान ही ना, तो हमें उनको डांटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर परहेज नहीं पाल सकते हैं तो कभी भी, कुछ डॉक्टर होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि परहेज पालोगे तभी हम इलाज करेंगे, परहेज नहीं पाला तो बहुत डांटते हैं वो पेशेंट को। ऐसा गलत बात है, डांटना नहीं है।
वह पेशेंट एक तो वेदना में रहता है, इतने दुख में रहता है, और हम और डांटेंगे तो फिर वो कैसे ठीक होगा। हमें उसको ना माइंड में ऐसे करना है कि हम उसके साथ में ही है, जितना वो कर सकता है उतना अच्छा है। प्यार से करेंगे ना तो पेशेंट बात मानते हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है। मंजीत सोनावने जी बोल रहे हैं कर्णनाद है। कर्णनाद है ना तो श्री बिल्व तेल बहुत अच्छा है मंजीत जी। या फिर ये दे दीजिए, सारीवादी वटी दे दीजिए कर्णनाद में। पंचेंद्रिय वर्धन तेल दे दीजिए। श्री बिल्व तेल दीजिए। और सरसों का तेल दीजिए। क्या है ना, मार्केट में आप जाके देखेंगे तो इतने सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन आप जितना प्यार से पेशेंट को कनेक्ट होते हैं, उनका मतलब उनकी बात सुनते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पर्सनल मैटर में घुस जाना है। अगर वो आपसे क्लोज हैं तो उनके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करनी है। एक क्या होता है ना, एक हचिंसन क्लिनिकल मेथड्स का बुक है, उसमें बताया कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। उनके ज्यादा क्लोज भी नहीं होना है, लेकिन वह पेशेंट जब हमारे पास आए तो ना हमें ना उनकी बात सुननी है। उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना है कि अरे ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसे मजाक भी उड़ाएंगे ना तो पेशेंट को हर्ट होता है। और पेशेंट ना हमारे हर एक एक्शन पे नजर रखता है। मतलब हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर हो जाते हैं और पेशेंट आता है, उनकी बात सुनने के लिए टाइम नहीं रहता। ऐसा नहीं है, पेशेंट की बात सुननी चाहिए। और इतना भी नहीं कि पेशेंट पका रहा है, हमारा दिमाग खा रहा है, इतना भी नहीं। मतलब मीडियम में रहना चाहिए और पेशेंट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे। ये चीज मैंने कब सीखा, जब मैं एमडी कर रहा था और पीएचडी कर रहा था। तो साइकेट्रिक वार्ड में मैं जाता था। वहाँ जो डॉक्टर्स रहते थे, वो लोग क्या करते थे कि पागलों के साथ दिन भर रहते थे। तो वहाँ पे ओपीडी लेवल पे बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे। तो मैं उनके गाइडेंस में सीख रहा था। अपना जो आयुर्वेद का दवाई देना है वो मैं क्लिनिकल ट्रायल कर रहा था। तो मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे पागल आ रहे हैं और डॉक्टर्स लोग ना उनसे कनेक्ट होके सारा उनका हिस्ट्री देख रहे हैं कि सिजोफ्रेनिया हो गया, ये हो गया, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ये हो गया, पैरानोइड डिसऑर्डर है, ये सब। तो मैंने डॉक्टर लोगों से पूछा कि आपने इतने 100 पेशेंट देखे, पागलों की बात सुनी, तो आप लोग को माइंड पे असर नहीं होता क्या? बोले नहीं, हम इनसे ज्यादा अटैच नहीं होते। लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमसे अटैच्ड है। वो पेशेंट अटैच होने चाहिए, लेकिन आप लोग, हमें कैसे होना चाहिए कि कमल का पत्ता होता है। कमल का पत्ता आप लोगों में देखा होगा, तालाब में उसमें पानी नहीं घुसता है। उसी तरह से हमें पेशेंट के साथ भी रहना है, लेकिन उनमें ज्यादा अटैच होकर ज्यादा नहीं घुसना है। घुस घुस के रहेंगे तो पेशेंट को इरिटेट होगा। तो इस तरह से हमें काउंसलिंग करना है, प्यार से समझाना है और फिर छोड़ देना है। पेशेंट अपने आप परहेज पालेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। गरिमा गुप्ता जी पूछ रही हैं कि पेशेंट को 1 साल से काफी लंबे से समय से वजाइनल इचिंग हो रही है। वजाइनल इचिंग हो रही है ना तो उनका कृमि का संप्राप्ति होगा। आप ना गरिमा गुप्ता जी कृपया मुझे व्हाट्सएप पे बताइए कि उनका अग्नि कैसा है, उनका बल कैसा है, उनको और क्या क्या प्रॉब्लम है। केवल वजाइनल इचिंग तो एक एक ही लक्षण बता रही है, उनको और भी कुछ ना कुछ तकलीफ होगा। तो मुझे वह चीज बताइए, उनका आहार बताइए, उनका विहार बताइए, तो मैं और अच्छे से आपको बता सकता हूँ। मुक्ता भगत जी बोल रही हैं कि कॉर्न में शमन चिकित्सा क्या दें और कितने दिन करें। कॉर्न में तो ज्यादातर हमें अग्निकर्म करके ही फायदा हो जाता है, रक्त क्षरण से ही फायदा हो जाता है। और कॉर्न बार बार हो रहा है तो उसमें वमन विरेचन शोधन चिकित्सा ही देना चाहिए। और कॉर्न में शमन चिकित्सा तो सबसे अच्छा है कि उनको चप्पल पहन के घूमना है, बिना चप्पल के नहीं घूमना है। और पैरों में मतलब पैरों को उनको रक्षा करनी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बिना चप्पल के घूमते रहते हैं और फिर पत्थर या कुछ ऐसे चुभ जाता है और उनको बार बार कॉर्न होता है। इस और फिर वो सेल्स डेड हो जाते हैं। तो उनकी शमन चिकित्सा ये है कि पैरों को सुरक्षित रखना है, पादाभ्यंग करना है, पैरों में तेल लगाना है। और इंटरनल दवाइयां जो सिम्टम होंगे उस हिसाब से शमन चिकित्सा कर सकते हैं। कॉर्न जो रहता है वो मतलब बाहर की जगह पे होने वाला है, उसमें शमन चिकित्सा से विशेष देने की जरूरत नहीं है। मंजीत जी बोल रहे हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप पे हिस्ट्री भेज रहा हूँ। जी, 1 मिनट मेरे को और देखने दीजिए। सभी रसपाचक कितनी मात्रा में दें और कितने दिन? रोहित कपिल शर्मा जी पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसी व्याधि होती है, जैसे पीसीओडी वगैरह हो गया या फाइब्राइड हो गया, तो जितने दिन तक बीमारी ठीक नहीं हो रही है, नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। जितने दिन तक बीमारी ठीक नहीं हो रही है तब तक देते रहना है। और जब बीमारी ठीक हो गई तो दवाई बंद कर दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी बोल रहे हैं तिक तक शीर बस्ती कैसे रहेगी? 100% अच्छी रहेगी। तिक तक शीर बस्ती से बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर मोहम्मद जी आप दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। आपके स्पाइन के पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। लक्ष्मण सिंह जी पूछ रहे हैं कि 60 ml कषाय लेने का बोला था। 60 ml क्वांटिटी है, जो मैं बताता हूँ ना, या एक पल रहता है।
एक पल मतलब कितना, 45 ml, लेकिन थोड़ा और देके 60 ml, ये साउथ के डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 60 ml तो एक स्टैंडर्ड बताए, प्रोटोकॉल बनाए। तो 60 ml लेके और फिर वो पी के फिर पानी पी लें। अगर हम पानी ज्यादा डाल के और 60 ml को 120 ml करके कड़वा कड़वा पियेंगे तो वो पीने के बाद फिर वॉमिटिंग आएगा। कषाय है ना, कड़वा रहता है। 60 ml पी के घोट के और फिर पानी पी लें, बहुत अच्छा फायदा होगा। माधुरी जी पूछ रहे हैं कि व्हाट टू ईट इन सोरियाटिक अर्थराइटिस, इसमें हमें क्या देना है खाने के लिए। तो जवारी का रोटी दीजिए या गेहूं का रोटी दीजिए। और सब्जियां जो है ना वो तिक तरह साथ में, जैसे करेला हो गया, करेला भी बहुत ज्यादा नहीं देना है, हिसाब से करेला देना है, पटोल देना है, और ये देना है, लौकी का सब्जी, दूधी भोपला का सब्जी देना है। फिर येलो पम्पकिन देना है। फिर लाल भोपला जो रहता है, जैसे पेठा की मिठाई बनती है, लाल लौकी, वह देना है। फिर परवल देना है, भिंडी देना है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज। फिर तोरी देना है। फिर तोरी के भी दो तीन टाइप रहते हैं, वो देना है। उससे ना ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और नॉनवेज अगर देना है सोरेसिस अर्थराइटिस में, तो उसमें ना मटन सूप दीजिए, चिकन सूप दीजिए, केकड़े का सूप दीजिए। वह सबसे फायदा होता है, क्योंकि अर्थराइटिस है, जॉइंट में पेन हो रहा है, तो वहां पर हमें बोन्स को स्ट्रांग करने वाला है, देना है दवाई। तो वह सब देने से फायदा होता है। मेन बात है कि गरम मसाले और तेल में बनाया हुआ चीज नहीं देना है उसमें, क्योंकि वह तेल से और बढ़ जाएगा, पित्त का प्रकोप होगा। और फिर पित्त का प्रकोप होने के बाद त्वचा, रक्त, मांसपेशियां और खराब होंगी, जॉइंट पेन भी बढ़ जाएगा, इसलिए वह सब चीज नहीं देना है। माधुरी यादव जी का क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट ऑफ सेबेशियस सिस्ट स्मॉल एंड ऑन ब्लैक रिकॉर्डेड आफ्टर सर्जरी आफ्टर 5 years, नो पेन, इचिंग। सिबेसियस सिस्ट जो है ना, इसमें सिबेसियस ग्लैंड का सिस्ट हुआ है, तो यहाँ पर शोधन चिकित्सा दें या रक्त मोक्षण दें। शोधन चिकित्सा से बहुत फायदा होता है। और मुझे मतलब मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से सिबेसियस ग्लैंड जो रहते हैं, स्वेदवस्त्रोतस का स्वेदवस्त्रोतस और रोमकूपों का संबंध रहता है। तो वहां पर हमें अगर मेदोपाचक दवाई दिया, मेदोपाचक दिया और मेद धातु पे काम किया और स्वेद जनन दवाइयां दी, तो उससे फायदा होता है। और कांचनार गुगुल दीजिए, और स्वेद को अच्छा करने वाला, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस दिया, और रस पाचक दिया, रक्त पाचक दिया, यह सब देने से ना आरोग्यवर्धिनी अच्छा है। ये चंद्र प्रभावटी अच्छा है, और पुनर्नवा गुगुल अच्छा है। आप ना मुझे वो फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको अच्छे से और गाइड कर सकता हूँ। फिर रजनी शर्मा जी का क्वेश्चन है कि 3 मंथ की बेबी को विबंध है, एरंड तेल उधर पर लेप करवा रहे हैं, कुछ खाने को देना है, 4 to 5 डे के बाद पेट साफ होता है। एरंड तेल का आप लेप करवा रहे हैं ना, तो छोटे बेबी को तो आप ये दे सकते हैं, ये जो हरितकी का चूर्ण रहता है, हनी के साथ मिक्स करके दे दीजिए। कुछ पेशेंट को क्या करते हैं, अभी वो मदर का दूध पी रही है, बच्चा मतलब लैक्टेटिंग मदर का पी रही है, तो जो स्तनों का जो निप्पल होता है, वहां पे अपना हनी के साथ ये लगा दीजिए, त्रिवित का चूर्ण, त्रिवित लगा दीजिए या हरितकी लगा दीजिए या एरंड तेल लगा दीजिए। तो वो एरंड तेल दूध के साथ पेट में जाएगा, और वह जब देंगे ना तो अपने आप पेट साफ होने लगेगा। इस तरह से देने से अच्छा हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। या फिर ग्राइप वाटर जो आता है, जिसमें ग्राइप वाटर से ना पेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, छोटे बच्चों को पिलाते थे, अभी भी पिलाते हैं ग्राइप वाटर, वो बहुत अच्छा फायदा होगा। मंजी सोनावजे जी पूछ रहे हैं कि पुणे में आयुर्वेदिक मेडिसिन कहाँ मिलता है, चूर्ण एक्सेट्रा। मंजीत जी, पुणे में तो इतने सारे दुकान है, गली गली में दुकान है। तो आप कौन से सिटी में रहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं वहां पे आपको अच्छे ट्रेडर्स का नाम बता दूंगा। मुझे तो सब ऐसे मालूम है कौन से सिटी में क्या मिलता है, मैं वहीं पे दूंगा। क्योंकि मेन बात क्या है कि आप पुणे से दवाइयाँ मंगवाएंगे, तो पर केजी वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, मतलब वो कुरियर चार्जेस ही इतना अच्छा है, इतना ज्यादा है। और यहाँ पर कैसा है कि मतलब तेल घृत वगैरह अवलेह वगैरह कुरियर वाले नहीं ले जाते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट से भेजना पड़ेगा। तो उससे चाहे आपके सिटी में जो ट्रेडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका नंबर दीजिए, और हम ऐसे बात करवा देंगे, यहाँ के ट्रेडर्स वहीं पे भेज देंगे। तो वह ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो हो जाएगा कांटेक्ट, तो आपको दवाइयाँ सस्ते रेट पे मिलेंगी, अच्छे मिलेंगी। डॉक्टर मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, मंडल की टीम में औषधि योग के साथ माणिक्य दे सकते हैं। जी, मंडल की टीम में दे सकते हैं। रस माणिक्य जो रहता है,
वह अनुपान बदल बदल के दोष कौन से हैं इन्वॉल्व है उसके हिसाब से हम लोग रस माणिक्य दे सकते हैं। इसके बाद में रोहित कपिल शर्मा जी पूछ रहे हैं नेल सोरियासिस में कौन सा लेप लगाना चाहिए। शायद लाइम लगाते हैं जी, वो भी लगाते हैं। और नेल सोरियासिस में कुष्ठग्न गण का लेप, कुष्ठग्न गण से सिद्ध किया हुआ लेप है, महातिक्त घृत है या गंधक द्रुति है। गंधक द्रुति का मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब गंधक द्रुति लेके और नेल सोरियासिस में लगाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। महातिक्त घृत का भी फायदा होता है। और कुष्ठग्न गण का तेल, नीम तेल, करंज तेल, इन सबसे बहुत फायदा होता है। हिम्मर जी का क्वेश्चन है कंपवात में, कंपवात में तो कंपवातारी रस, फिर श्यामादि कषाय, तांडव वातारी लोह, ये सब देने से फायदा हो जाता है। नरसिंह रसायन, गुगुल तिक्त घृतम, ये सब देने से फायदा होता है। एमेनोरिया इन पीसीओडी, मनोज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं। तो अमेनोरिया इन पीसीओडी है ना, मुझे ये केस अच्छे से व्हाट्सएप पे बताइए तो मैं आपको बता दूंगा। केवल ये चीज पूछेंगे अमेनोरिया इन पीसीओडी, तो इतना शॉर्ट में मुझे संप्राप्ति नहीं समझ आ रही है। रजनीश शर्मा जी बोल रहे हैं कि कषायम लेने को बोला है, आसावरिष्ट का उपयोग नहीं करवाना चाहिए। आसावरिष्ट मैंने बताया ना, खदिरारिष्ट है, फिर उशिरासव है, सारिवाद्यासव है, मतलब जो कुष्ठग्न गण से बनाए हुए हैं वो सब देने के लिए बोला है। कषायम इसलिए मैंने बोला कि कषाय का व्याप्ति ज्यादा होता है, कषाय जल्दी फैल जाता है और जल्दी ठीक करता है, इसलिए कषायम काढ़ा बना के अगर लेंगे ना पेशेंट जल्दी ठीक होता है। आसावरिष्ट से भी होगा लेकिन कषाय की कल्पना ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने वो बताया जी। और अरविंद सेना जी बोल रहे हैं कि स्वर्ण मालिनी और स्वर्ण मालिनी वसंत में डिफरेंट यूज क्या रहता है। स्वर्ण बसंत मालिनी, स्वर्ण मालिनी वसंत, डिफरेंट यूज में हेल्प कीजिए। दोनों तो एक ही है ना, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी एक ही चीज आपने लिखा, नाम इधर उधर है। रमिंदर जी का क्वेश्चन है कि यू आर ए ब्यूटीफुल सोल, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक ही है, असली में हम लोग परमात्मा के ही अंश हैं। तो क्या होता है कि मैंने वेदांत दर्शन में एमए संस्कृत किया है। तो वेदांत दर्शन में शिष्य अपने गुरुजी से पूछते हैं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह ईश्वर तुम ही हो, आप ही ईश्वर हो। वह हम लोग ईश्वर के अंश हैं, मतलब वो ईश्वर हम में और आप में सब में विद्यमान है। तो मैं ब्यूटीफुल सोल नहीं हूँ, आप भी ब्यूटीफुल सोल हैं, सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग अच्छे लोग हैं और सब में परमात्मा है। यादवेंद्र जी पूछ रहे हैं एडवांस ऑर्थराइटिस में क्या करें। एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, मुझे ये केस अच्छे से बताइए तो मैं संप्राप्ति के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। यादवेंद्र जी मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर अरुण शर्मा जी बोल रहे हैं बल्ज डिस्क, लोअर लंबर, एनुलर बैक पेन, इस पे मैं लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। निशांत जी का क्वेश्चन है कि बैड ऑर्डर ऑफ स्वेटिंग इंटरनली क्या दे सकते हैं। तो सारिवा और उशिर इसका फांट दीजिए। मतलब आप क्या करिए कि एक गिलास पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, उसमें उशिर चूर्ण डालिए और एक चम्मच सारिवा चूर्ण डालिए, मिक्स करके वो पिला दीजिए। उससे ना जो बैड ऑर्डर स्वेटिंग है पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में आरगवदी अध्याय जो बताया है, आरगवदी अध्याय जो किसमें बताया है, चरक सूत्र सन दूसरा में, उसमें बहुत सारे उद्वर्तन और लेप बताए, उसमें से एक उठाइए और उसको मिक्स करके और रोज उद्वर्तन कराइए। पेशेंट का पूरा स्वेद वस्त्र होता है ना वो शुद्ध हो जाएगा, उद्वर्तन और प्रदेह वगैरह से बहुत अच्छा फायदा होगा। मंजीत जी का क्वेश्चन है कि कर्णनाथ की हिस्ट्री में यह है कि वह मैरिज से स्पीकर से ज्यादा साउंड से हुआ है, ओल्ड काका है। हाँ तो देखिए वायु का प्रकोप हुआ है वहां पे, इसलिए स्नेहन की जरूरत है मंजीत जी। तो इसलिए ना वहां पे पंचेंद्र वर्धन तेल, शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, बला सुगंधादि तेल, ऑटोक्लेव किया हुआ। अभी क्या हुआ है ना कि मैंने एक कंपनी का लिया था, चंदन बला लाक्षादि तेल, नागार्जुन कंपनी का लिया था, और वो मैंने डाला और वो ना पुराना था, तो पेशेंट को ना फंगल इन्फेक्शन हो गया। ऐसे एक ही पेशेंट को नहीं हुआ, बहुत सारे पेशेंट को हुआ। तो इसी तरह से जो तेल हम लोग कर्ण के लिए, कर्ण पूरण के लिए डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा गर्म कर लीजिए। और वो तेल जो है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए ना तेल अच्छा लेना चाहिए, सरसों का तेल जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। और फ्रेश तेल लीजिए, बहुत पुराना तेल मत लीजिए। रोहित कपिल शर्मा जी का है कि स्मॉल गर्ल एज 3 years हैविंग कॉन्स्टिपेशन, आई एम गिविंग गुलकंद एंड सीड्स बाथ बट नॉट वर्किंग। कॉन्स्टिपेशन में अनुलोमन करने वाली अभ्यारिश दीजिए ना, अभ्यारिश अच्छा करेगा। 3 साल की बच्ची है तो त्रिवित लेहम को लेके हनी के साथ चटा के मिक्स करके चटा दीजिए, तो अपने आप पेट साफ हो जाएगा। विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। विनोद जैन जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू ट्रीट बेड वेटिंग।
बेड वेटिंग में तो मूत्र वेगावरोध जन्य एक तो सिम्टम होगा बच्चों में, या बच्चे डरते होंगे या घबराते होंगे। या फिर मेरा शैया मूत्रता पे एक लेक्चर हुआ है, वो आप देख लीजिए। उसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो रहता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, या ब्लैडर के मसल जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो इसीलिए उसमें क्या करना है कि बस्ती देना है। मूत्र वेगावरोध में क्या बताया कि अवगाहन स्वेद देना है, फिर उसके बाद में बस्ती देना है, फिर वृहत्व जो नर्वस सिस्टम को अच्छा करे तो वृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, पंचामृत लोह गुगुल दे सकते हैं। फिर संज्ञा स्थापन गण के दवाइयां हैं, जैसे वचा है, फिर ज्योतिषमती है, हिंगू है। ऐसे दवाइयों को खाने में दीजिए, थोड़ा थोड़ा वचा चूर्ण दे दीजिए खाने में, या फिर उसका लेप लगाइए। वह सब करने से ना बेड वेटिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और फिर कारस्कर कल्प, विष तिंदुक वटी, वह सब देने से फायदा हो जाता है। मनोज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि फंगल इन्फेस्टेशन, फंगल इन्फेस्टेशन जो रहता है ना, उसमें सबसे सिंपल चीज बताता हूँ। फंगल इन्फेस्टेशन हो रहा है ना, तो तुलसी का जो पत्ता होता है उसका रस निकालिए और वहां पे लगा दीजिए, तुलसी और हल्दी, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्या करना है तो उसमें गंधक रसायन दे दीजिए, फिर गंधक द्रुति दे दीजिए, फिर उसके बाद में बृहद हरिद्राखंड, महा कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, यह सबसे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में मेरे पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं। अब ये है कि त्रिफला गुगुल आप कहाँ का ले रहे हैं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। मेडिसिन जो रहते हैं बहुत अच्छा होता है, तो उसमें त्रिफला गुगुल, कैशोर गुगुल, फिर पंचतिक्त घृत गुगुल, यह अच्छा क्वालिटी का अगर मिल जाए वह आप लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे ले लीजिए, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा और उससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कमल कांत मित्र, वंदना पाठक जी बोल रहे हैं क्या बात। तो डॉक्टर वंदना जी, आप आशीर्वाद देते हैं इसलिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। आपकी ये जितना भी हो रहा है आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है, आप पुण्य आत्माएं हैं, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वंदना जी, आपका आशीर्वाद हमेशा देते रहिए। आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हमें फिर क्या, हमें ऐसे आगे कौन बढ़ाएगा। आप हमें मतलब हमें आप रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें और आगे बढ़ना है, इसलिए आप प्रोत्साहन देते रहिए। डॉक्टर कमल काल मिंतर जी बोल रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे लेने वाला हूँ 1-2 दिन में, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। गरिमा गुप्ता जी बोल रहे हैं चरण स्पर्श, तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चले। भगवान धन्वंतरी जी आपको हीलिंग हैंड्स दे कि आप किसी भी रोगी को लें और वो पेशेंट ठीक हो जाए। और उससे क्या होगा कि आपका यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति होगी, आपका नाम होगा, इंटेलेक्चुअल जॉय होगा, मतलब अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति हो आपको। इस जन्म में इतने पुण्य मिले, इतने पुण्य मिले कि आपका अगला जन्म जो है वो या तो विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में हो, आप डायरेक्ट जाएं, या फिर अगले जन्म में भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, फिर से और जन्म ले लेके आप लोगों को ठीक करते रहें। भारती देश पांडे जी का है कि 45 ईयर ओल्ड लेडी 2 दिसंबर पर एक्सीडेंटल स्टॉप आयुर्वेदिक फॉर एमसी। यह केस मुझे अच्छे से बताइए भारती जी। हाइपोथायरॉयडिज्म का है ना, मैं हाइपोथायरॉयडिज्म पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा सब चीज। लक्ष्मण सिंह जी है, कृमि की समस्या है, कृमि बार बार हो रहे हैं, रात में शय मत दांत बुत किटकिटाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि निदान परिवर्जन, आश्यापकर्षण और शोधन ऐसे करना है। तो निदान परिवर्जन में आपको क्या करना है कि तेल, सॉरी, दूध और मिठाइयाँ बंद कर दीजिए। और फिर उनको ना पेशेंट को गुड़ खाने को दीजिए 3 से 4 दिन तक, जितना मैक्सिमम गुड़ खा सके। तो जो कीड़े हैं ना, कृमि है ना, वो इंटेस्टाइन का वॉल्स को छोड़ के और गुड़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर उसके बाद में कृमिग्न दवाई दीजिए, जैसे कृमिग्न का काढ़ा दीजिए, कृमि मुदगर रस, कृमि कुठार रस, विडंग चूर्ण, करंज चूर्ण, नीम चूर्ण, ये सब देंगे ना तो वो कृमि मर जाएंगे। उसके बाद में शोधन के लिए त्रिवित लेहम जैसी दवाइयां मधु के साथ दे दीजिए, उससे अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, कृमि मर जाएंगे। और फिर जब कृमि निकल जाते हैं तो वो फिर से ना हो, इसलिए उनको 1 साल तक बच्चे को दूध दूध एकदम वर्ज कर दीजिए। दूध एक बंद कर दीजिए, मिठाई चॉकलेट मीठा चीज एकदम बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और क्या है ना कि हाँ, बालकृष्ण जी बोल रहे हैं कि सादर प्रणाम। तो आप खुश रहिए बालकृष्ण जी, आप मतलब आगे बढ़िए, आपका यश हो, कीर्ति हो, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चले, आपके पेशेंट जो हैं इतना नाम हो कि 2000 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस से पेशेंट आप लोग के पास आए। रोहित कपिल शर्मा जी, आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पेशेंट जो है, हमारे गुरुजी लोग ऐसे बताते हैं कि अगर ना डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू हो रही है तो 100 मीटर से अगर कोई पेशेंट आ रहे हैं,
मतलब नेबर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो डॉक्टर बन जाता है कि हाँ पेशेंट आ रहे हैं। अगर वो 100 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं तो थोड़ा बड़ा वैद्य बन जाता है। और अगर 2000 किलोमीटर से दूर आ रहे हैं तो वो राज्य वैद्य बन जाता है, मतलब राजा के वैद्य। कि दूर दूर से फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं और परदेश से भी आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों के पास श्रीलंका से, फिर अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, फिर अमेरिका से, कनाडा से, ब्राजील से, सब जगह से लोग आए और आपके हाथ में इतनी ताकत आ जाए कि आप जिसको भी आयुर्वेदिक दवाइयां दें, पेशेंट ठीक हो जाए। सब लोग आपको बोले कि हाँ हमने ये डॉक्टर से इलाज किया और हमें फायदा हुआ। मैं ये चाहता हूँ। विजय जी पूछ रहे हैं कि पंचतिक्त के द्रव्य बताइए। पंचतिक्त के तो यही है ना, गुडुचि है, नीम है, कुटज है, फिर किरात तिक्त है। यह सारी पंचतिक्त है। मैं इस पे एक ना मेडिसिन का एक लेक्चर लेने वाला हूँ, तो उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा। मंजीत जी पूछ रहे हैं कि बदलापुर डिस्ट्रिक्ट थाने में रहता हूँ। तो जी, आप थाने में रहते हैं ना बदलापुर, तो आपको अगर दवाई चाहिए तो मैं यहाँ से भेज दूंगा, या आप मेरे से मिलने भी आ सकते हैं। निशान जी पूछ रहे हैं कि 3 ईयर ओल्ड बेबी को एपेटाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। उनको ना आप क्या करिए कि सिंपल सिंपल दवाई बता रहा हूँ। तो एक अरविंदासव रहता है, वो छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहता है। फिर लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लशुनादि वट्टी। लशुनादि वट्टी जो है ना वो बच्चे एकदम चाव से खाते हैं। या बच्चों को आदत डलिए कि लवण भास्कर चूर्ण ऐसे चाटते रहें, उससे बहुत अच्छा एपेटाइट हो जाता है। फिर आसवरिष्ट में अरविंदासव है, मृद्विकारिष्ट है, द्राक्षारिष्ट है, द्राक्षासव है। ऐसी दवाइयां देने से भूख बढ़ जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। सोनल पटेल जी बोल रहे हैं आप प्योर सोल हैं। प्योर सोल तो सोनल पटेल जी आप भी हैं। आप और हम एक ही हैं परमात्मा के। सब लोग, हम लोग बच्चे हैं, तो सब लोग प्योर सोल ही हैं हम सब लोग। इस दुनिया में कोई भी खराब नहीं होता, सब अच्छे ही होते हैं। खराब क्या होता है, सोच खराब होती है। मन में अगर किसी के प्रति द्वेष करते हैं वह खराब होता है। लेकिन बाकी जितना भी सब लोग पवित्र लोग हैं। मैंने वेदांत दर्शन में एमए किया है ना, तो उसमें बताया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और पूरा संसार जो है ब्रह्ममय है। मतलब छोटे अगर पेन में भी देखें, चीटी में भी देखें, सब में ईश्वर ही है। सब जगह ब्रह्म ही है, और जो हमें दिख रहा है ये सब मोहमय है। तो ये सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जितने भी हम लोग परमात्मा के अंश आए हैं, जीवात्मा, वह सभी प्योर सोल ही हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम उससे आगे बढ़े, वो हमसे आगे कैसे जा रहा है, उसका बुरा सोचे। यह जो मन होता है ना, वही पुण्य कराता है या पाप कराता है। और जब हम मर जाते हैं तो इसमें शारीरिक स्थान में बताया है, शारीरिक स्थान में बहुत अच्छा बताया है कि जब हम मर जाते हैं तो आत्मा के साथ मन भी जाता है। और जैसा हम लोग का कर्म होता है उस हिसाब से हमें फिर से दूसरा जन्म मिलता है, और आत्मा के साथ मन फिर आ जाता है। तो जो दुष्ट मन के इंसान रहते हैं, उनका अगर संस्कार से अच्छा नहीं किया तो वो उस जन्म में भी बुरे काम करते हैं, बुरा। और जो पुण्यात्मा रहते हैं वो हर जन्म में अच्छा ही काम करते हैं, क्योंकि वो अच्छा सोचते हैं सबके लिए। इसलिए ना हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमसे कोई द्वेष करता है, हमसे कोई बुरा बोलता है, ठीक है, वो उसका सोच है। हमको थोड़ी ना कोई रोक सकता है, हमारे साथ भगवान है। ऐसा सोच के आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं। हाँ, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए, हमें सावधान रहना है, इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए। एक बार एक कथा है कि एक बार क्या था कि एक सांप था। तो उसने, उसके पास एक ऋषि मुनि आते हैं, ऋषि जी आते हैं, वो बहुत सिद्ध तपस्वी होते हैं। तो सांप के पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो वो बोलते हैं कि तुम हिंसक वृत्ति छोड़ दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं अब किसी को नहीं काटूंगा। तो सांप रहता है वहां पे, लोग जा रहे आ रहे होते हैं। तो क्या वो देखते हैं कि सांप है, तो लोग पहले डर जाते हैं। लेकिन सांप कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। तो उसके बाद में लोग क्या करते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। बच्चे आते हैं, पत्थर मारते हैं। उसके बाद में लोग आते हैं, पत्थर मारते हैं। तो एक दिन गुरुजी वहां से आ रहे होते हैं, तो वो सांप को देखते हैं, तो वो लहूलुहान हुआ रहता है। तो वो बोलते हैं कि तुम कैसे लहूलुहान हुए, तुम तो सांप हो। तो वो बोलता है कि आपने ही कहा था कि हिंसक वृत्ति छोड़ दो। वो बोले ऐसा नहीं करना, हिंसक वृत्ति छोड़ना है, लेकिन तुमको डराना तो जरूर है। तो तुम फुफकार मारो कि लोग तुमसे डरे और भागे, दौड़े। तो इसीलिए फिर उसने क्या, काटना छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दिया, लेकिन वो डराता था। तो लोग ना उसको रिस्पेक्ट करते थे। इसी तरह से हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, लेकिन कोई हम पे गलत काम कर रहा है, हम, तो हमें उसे डराना तो जरूर है। जहाँ पे शक्ति होती है वहीं पे क्षमा होती है। इसलिए हमें डराना तो जरूर है। लोगों को सीधा नहीं बनना है कि लोग बेवकूफ बना के हमको लूट के ले जाए। मंजीत जी बोल रहे हैं कि पुणे में आना जाना रहता है। हाँ, आप, मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा चीज बता देता हूँ। ये मेरे जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे बताया
तो मुझे और फोन आएंगे कि आपने हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, आपने इन्हीं का क्यों बताया। तो मुझे कैसे अनबायस रहना है ना, मुझे किसी एक को नहीं बताना है। अगर मैंने किसी एक के बारे में बताया तो फिर दूसरे को हर्ट होगा। मैं तो सब, मेरे तो सब लोग दोस्त हैं, तो किसी एक शॉप का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे। मनोज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि नी जॉइंट पेन में इडिमा है तो क्या करना है। मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेक्चर लेने वाला हूँ। मनोज अग्रवाल जी आप थोड़ा एक दो दिन रुक जाइए, कैंसर पेशेंट पे भी मैं लेने वाला हूँ। एनी शॉर्ट हैंडबुक रिटन बाय यू सर, भविष्य की योजना। ऐसे वैद्य नवीन जोशी सर और मेरा ऐसा प्लान है कि हम लोग बहुत अच्छा बुक लिखने वाले हैं। हम कुछ दिन उसका काम शुरू होने वाला, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, जो सारे प्रैक्टिशनर लोगों को बहुत अच्छा काम रहेगा। कंटेंट्स ऑफ अर्शलेप मैं बता दूंगा, अर्शलेप का मैं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ना मेरे गुरुजी जो लोग हैं ना, मैंने 56 लोगों से पूरा आयुर्वेद सीखा है। तो मेरे जो गुरुजी लोग हैं ना, वो गुरु परंपरा से आ रहे हैं, मतलब उनके गुरु भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनके गुरु भी थे। तो ऐसे 500 साल पुराने जो वैद्य लोग थे, उनके जो फॉर्मूला है वह भी मेरे पास है। तो मैं वह सब आप लोग से शेयर करूंगा। मेरा जो घर है ना, उसमें 4 रूम, जो बड़े बड़े रूम है, सारी किताबें और नोट्स भरे हुए हैं, और डिजिटल भी है मेरे पास, सब कुछ है। मैं वह सब आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग बस मेरा लेक्चर सुनते रहिए। और आप लोग को ऐसा पता चला, जब एलोपैथी साइंस नहीं था तो आयुर्वेद से ही वो लोग कितने अच्छी अच्छी चिकित्सा करते थे। तो वह, अगर मैं ज्ञान बांटूंगा नहीं तो मेरे साथ ही वो चला जाएगा। मेरा तो शादी ब्याह नहीं हुआ है, बच्चे भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास वो सारा नॉलेज जाए, ताकि आपके लोगों से मतलब आपके शिष्यों तक जाए, और उसके बाद में आपके हाथों से बहुत सारे लोग ठीक हो। तो इसलिए ना मैं वो सारी विद्या देना चाहता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए। 500 साल का पूरा एक्सपीरियंस, वो सारे नोट्स हैं मेरे पास, मैं आप लोगों से शेयर करते रहूंगा। ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट का लेक्चर हो गया। अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ। कल हम लोग सुबह मिलेंगे, चरक संहिता पे लेक्चर होगा। और शाम को दोपहर में हम लोग का एक व्याधि का अप्लाइड होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जूम पे लूं, जिसमें हम लोग इंटरेक्शन करें। तो जूम पे आने के लिए आप लोग ना 500 रुपये का आयुष दर्पण पे डोनेशन दे दीजिए। वहां पे फिर वो वैद्य नवीन जोशी सर आपको ग्रुप में ले लेंगे, और फिर आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, वह डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रखता हूँ, बंद करता हूँ। प्रणाम।